भारतीय हिंदू युग के बारे में मैं पिछली क्लास में आपको संक्षिप्त में परिचय दिया था। जब आधुनिक काल का मैं परिचय दे रहा था और आधुनिक काल की परिस्थितियों पर भी चर्चा हम कर रहे थे पिछली क्लास में, तो भारतीय हिंदू युग के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। अब जो है हम भारतीय हिंदू युग की जो साहित्यिक प्रवृत्तियाँ हैं, विशेषता है, स्थूल रूप से देखने का प्रयास करेंगे। इसमें भारतीय हिंदू युग में जो परिवर्तन हुए हैं, जो पुरानेपन से हटकर एक नएपन की तरफ जाने के जो प्रयास हुए हैं, वो स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देते हैं। भारतीय हिंदू युग आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार है और यह आधुनिक काल की हिंदी कविता का प्रथम उत्थान है। इसका समय आचार्य शुक्ल ने 1925 से 1950 बताया है। इसका समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1925 से 1950 तक है तथा डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार 1857 से 1900 तक का समय माना गया है। तो मुख्यतः सन 1868 से 1903 तक यह साहित्य जनवादी विचारों से समन्वित होकर यथार्थ की भूमि पर विकसित हुआ है। तो 1950 तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो आरंभिक साल है, अब यहाँ तो 25 दिया गया है, लेकिन वैसे 1900 से हिंदी साहित्य का आधुनिक काल आरंभ हो चुका है। 1907 के आसपास भारत हिंदू का जन्म हो चुका है। तो लगभग ये 50 साल का जो समय है, ये आधुनिक हिंदी साहित्य आरंभ होकर हो चुका था। तो इसमें जो 25 जो है उत्तर 50 के जो उत्तरार्ध है, वो जो है भारत हिंदू की सेवाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये जो आरंभिक काल है, ये आधुनिक काल के लिए मुख्य द्वार बताया गया है। मुख्य द्वार मीन्स प्रवेश करने के लिए, आधुनिक काल में प्रवेश करने के लिए ये एक रास्ता है। और रामचंद्र शुक्ल ने इसे गद्दीकाल कहा है और बाबू गुलाब राय ने इसे नवीन काल नाम से पुकारा है। नगेंद्र की पुस्तक में नगेंद्र ने इसका समय जो है 1857 से आरंभ माना है। जो क्रांति भारत में सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम जो आरंभ हुआ सिपाहियों के द्वारा, 1857 की क्रांति बहुत फेमस है भारत के राजनीतिक इतिहास में। तो वो समय जो है नगेंद्र मानते हैं कि वहाँ से ये आधुनिक काल आरंभ हुआ। 1857 से 1900 तक का उन्होंने समय माना है। और कुल मिलाकर सभी विद्वानों ने इस बात को मुक्त कंठ से स्वीकार किया है कि ये जनवादी साहित्य है। ये जनता के बारे में, जनता के लिए, जनता के उद्धार के लिए, सुधार के लिए लिखा हुआ साहित्य है। जो 1900 से पहले नहीं थी बात, यानी रीतिकाल में नहीं थी, वो बात आधुनिक काल में भारत हिंदू काल से दिखाई देती है। इस काव्य धारा में सचमुच की चेतना, नवयुग की चेतना का सबसे प्रमुख रूप शृंगार काल की सामंती संस्कृति का बहिष्कार करके जनवादी विचारधारा को प्रेषित करना था। वही बात है। इस काव्य धारा में नवयुग की चेतना का सबसे, ये जो नया जो युग आरंभ हुआ और ये जो चेतना को जगाने के पीछे जो मूल उद्देश्य था और चेतना का मूल मकसद था, वो रीतिकाल की शृंगारिकता और सामंती संस्कृति जो थी, उसको खनन करना, उसको दफन करना और उसको हटाना और जनता के बारे में, जनता के लिए जनवादी साहित्य और जनवादी विचारधारा को प्रेरणा देना ही ये आधुनिक काल के साहित्य का मूल मकसद रहा है। भारतेंदु हिंदू हरिश्चंद्र इस युग की काव्य प्रेरणा के केंद्र थे। अतः संपूर्ण भारतेंदु युग पर उनके साहित्यिक व्यक्तित्व का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। तो इसके हेड है, ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं प्रस्तुत करने वाले ये आरंभिक काल में भारतेंदु हिंदू हरिश्चंद्र है और यही कारण है कि उनके नाम से इस समय को भारतेंदु हिंदू काल कहकर बुलाया गया है। और
उनके गद्य तथा पद्य में अमूल्य योगदान को दृष्टिगोचर कर इस युग का नामकरण उन्हीं के नाम से किया गया है। भारतेंदु तथा उनके मंडल के प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण गोस्वामी आदि कवियों ने कविता की विषय वस्तु में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। तो ये आरंभिक काल, जब आधुनिक काल आरंभ हुआ तो ये 1950 लगभग संवत 1950 तक का जो साल है, उस समय जो प्रमुख कवि लोग हैं उनमें अंबिका दत्त व्यास है, प्रताप नारायण मित्र है, प्रताप नारायण मिश्र है, अंबिका दत्त व्यास है, बद्री नारायण प्रेमघन है और प्रताप नारायण मिश्र है, राधा कृष्ण दास है। तो इस प्रकार के इनके कवि मंडल के जितने भी कवि लोग हैं उस समय के, उन्होंने सबके सब पुरानेपन से, यानी रीतिकाल की जो पुरानी विचारधारा है और पुरानी विचारधारा, सामंती विचारधारा, रूढ़िवादिता, इन सब को खनन कर इस भारतीय जनमानस में एक नई लहर को लाने का उन्होंने प्रयास किया और नई चेतना को जगाने का प्रयास किया। इसीलिए इसे पुनर्जागरण काल कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में मैं पिछली क्लास में आपको बताया था कि 1850 में जन्मे ये, 1885 में इनका देहांत हो गया। केवल 35 वर्ष की आयु इन्होंने पाई थी, लेकिन 35 वर्ष की अपनी इस छोटी सी आयु में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य के भंडार को ही खड़ा कर दिया। उन्होंने लगभग 21 काव्य ग्रंथ लिखे और 48 प्रबंध काव्य लिखे और 70 के आसपास नाटक लिखे, इस प्रकार से कहा जाता है। तो बहुत कुछ उन्होंने लिख दिया है कम आयु में, एकदम 35 वर्ष की। ये जो लिखने की जो परंपरा और प्रक्रिया इन्हें विरासत से मिली, इनके पिताजी गिरधर दास गोपाल चंद्र ये भी एक अच्छे कवि थे और नहुष नाटक के ये लेखक हैं, जो हिंदी का सबसे पहला नाटक माना जाता है। नहुष पहला नाटक माना जाता है हिंदी का, जो गिरधर दास गोपाल चंद्र ने लिखा है, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी हैं। तो इनको जो संस्कार मिले हैं कविता करने के और लेखनी करने के, ये इनके अपने पिताजी से या अपने घर से मिले हैं। कम आयु से इसीलिए उन्होंने लिखना आरंभ किया और 35 वर्ष की आयु में ही उन्होंने परलोक सिधारे। फिर भी उन सेवाओं को देखते हुए, 35 वर्ष की उन सेवाओं को, लगभग 20 वर्ष की उन सेवाओं को देखते हुए हिंदी साहित्य जगत के आधुनिक काल के आरंभ काल को भारतेंदु काल से बुलाया जाता है, उसे नवजागरण काल भी कहा जाता है। तो इस काल में मुख्यतः राजभक्ति, देश प्रेम और सामाजिक दुर्व्यवस्था के प्रति चिंता, सामाजिक कुरीतियों का खंडन, आर्थिक अवनति के प्रति क्षोभ, टैक्स की विकरालता, बाल विवाह आदि रूढ़ियों का खंडन, स्त्री शिक्षा, स्त्री स्वतंत्र का समर्थन आदि विषय इसमें प्रधान है। इस काल की कविता में, साहित्य में मूलतः जो बातें हमको दृष्टिगोचर होती है वो यहाँ पर गिनाए गए हैं, जिसमें स्त्री के पुनरुत्थान के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए, रूढ़िवादिता के विरुद्ध आवाज़ उठाया गया है। साथ ही साथ देश प्रेम की, राजभक्ति भी हमको दिखाई देती है और सामाजिक जो दुर्व्यवस्था है, कुरीतियों के प्रति आवाज़ उठाई गई है, अंधविश्वासों के प्रति आवाज़ उठाई गई है। तो इस काल के साहित्य में अंतर्द्वंद भी हमको दिखाई देता है। यानी द्वंद्व किसको कहते हैं? कभी हाँ कभी ना, कभी खुशी कभी गम वाली बात, इसको अंतर्द्वंद कहते हैं। तो कहीं कहीं पर भारतेंदु आदि कवियों की कविता में विक्टोरिया रानी की प्रशंसा भी दिखाई देती है और अंग्रेज़ी शासन की कुछ प्रशंसा की झलक भी दिखाई देती है, लेकिन दिल से नहीं, पूर्णता नहीं। और उनकी जो भी कमज़ोरी है अंग्रेज़ी राज की, जहाँ कहीं भी छोटी मोटी गलती होती है तो उसको बराबर उठाकर बताया जाता है। और कुल मिलाकर भारत की जो दुर्दशा है उसको कवि लोग दर्शाने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास किए हैं। उस समय टैक्स का जब बढ़ जाना, अकाल पड़ना, भूखमारी, फिर सोसाइटी के जो, समाज की जो समस्याएं हैं,
बाल विवाह को लेकर, स्त्री की पढ़ाई को लेकर, स्त्री की समस्याओं को लेकर बहुत सारे जो विषय उस समय समाज में प्रचलित थे, उन सभी विषयों को अपने साहित्य में स्थान देने के साथ साथ अंग्रेज़ी सरकार की आलोचना भी कवि लोग कर लेते थे। और विशेषकर इस काल के साहित्य में हमको अंतर्द्वंद्व भी दिखाई देता है। कुछ पंक्तियाँ सरकार की, यानी अंग्रेज़ी सरकार की, अंग्रेज़ी शासन के पक्ष में भी लिखी हुई हमको दिखाई देती है, क्योंकि जब कभी उनके द्वारा कोई काम अच्छा होता तो कुछ तारीफ भी, प्रशंसा भी दिखाई देती है। इस प्रकार का अंतर्द्वंद हमको आरंभिक काल में, आधुनिक काल के भारतेंदु काल में हमको दिखाई देता है। आदि विषय इसमें प्रधान है। भारतेंदु युगीन कवियों का काव्य फलक अत्यंत विस्तृत है। उनकी रचना प्रवृत्तियाँ एक ओर भक्तिकाल और रीतिकाल से अनुबद्ध है, तो दूसरी ओर समकालीन परिवेश के प्रति जागरूक भी दर्शित होती है। तो ये जो समकालीन परिवेश के प्रति जागरूकता आधुनिक काल के, भारतेंदु काल के कवियों में हमको दिखाई देती है। जागरूकता मीन्स जो समस्याओं के प्रति सचेत होना, अपने आप को, अपने समाज को जगाने के लिए, जगाने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर रहना, ये कवियों में जो तत्परता है, तो वो जागरूकता है, वो भारतेंदु काल में हमको दिखाई देती है, जो पुराने काल में हमको दिखाई नहीं दी, तो वो आधुनिक काल के या आरंभिक काल में हमको दिखाई देती है। अब देखिए, इस काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं, वो यहाँ पर दर्शाई भी है। उसको हम एक एक कर देखेंगे पंक्तियों के उदाहरणों के साथ। अब इस काल के साहित्य में जो मूल विषय है वो है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के प्रति भक्ति, हाँ, इसको राष्ट्रीयता कहते हैं। अब राष्ट्र किसको कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं देश और देश की जनता को मिलाकर राष्ट्र कहते हैं। यानी अगर इसकी जो परिभाषा अंग्रेज़ी में दी जाए, यानी तो अंग्रेज़ी में इसका अनुवाद किया जाए तो राष्ट्र के माने स्टेट। स्टेट यानी एक सीमित भौगोलिक प्रांत, सीमा खींचा हुआ एक भौगोलिक प्रांत, एक इलाका जिसमें जनता बसी हुई है और जनता के साथ वो भौगोलिक जो प्रांत होता है सीमा खींचा हुआ, उसको राष्ट्र कहते हैं। अब अगर कोई भौगोलिक प्रांत है, वहाँ पर कोई शासन नहीं है, राजकाज नहीं है और ना तो वहाँ पर जनता है, केवल भौगोलिक प्रांत है, तो उसको राष्ट्र नहीं कहते हैं, उसको ज़मीन का एक टुकड़ा कहते हैं। राष्ट्र उसको कहते हैं जो जिसकी एक सीमा होती है, भौगोलिक सीमा होती है, एक इलाका होता है, भौगोलिक सीमा होती है, धरती का वो टुकड़ा, धरती का वो हिस्सा जिसके लिए कोई भौगोलिक सीमा होती है और साथ ही साथ वहाँ पर जनता भी होती है और जनता को चलाने वाली सरकार भी होती है, तो इसको जो है राष्ट्र कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो राष्ट्रीयता की भावना है, अपनापन, अपना देश, देश के प्रति मर मिटना और देश के उद्धार के बारे में सोचना, देश के स्वतंत्रता के बारे में ख्याल पैदा करना, ये देश की जो उन्नति है उसके प्रति विचलित होना, ये राष्ट्रीयता है, इसी को राष्ट्रीयता कहते हैं। और ये आरंभिक काल में हमको दिखाई देती है, आधुनिक काल में, भारतेंदु काल में। देश के उत्कर्ष तथा अपकर्ष के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों पर प्रकाश डालकर इस युग के कवियों ने जनमानस में राष्ट्रीय भावना के बीज वपन का महत्वपूर्ण कार्य किया है। ये वो समय है, भारतेंदु काल, जबकि भारतवासियों के दिल में राष्ट्रीयता रूपी बीज को बोया जा रहा था। बोना मालूम है आप लोगों को? सीड जो है किसान खेत में बोता है, तभी वो फूलता फलता है और अनाज उत्पन्न होता है। तो कोई भी फूल और फल बिगर बीज के, बिगर झाड़ के, वो बिगर अंकुरित हुए फूलता और फलता नहीं है।
उसके लिए बीज वपन करना बहुत ज़रूरी होता है। बीज वपन करना मीन्स बीज को डालना बहुत ज़रूरी होता है। किसान का काम यही होता है कि ज़मीन में वो समय के अनुसार बीज का वपन करता है, बीज डालता है, फिर उसको समय तक पाल कर पोस कर उससे जो भी अनाज है उसकी उत्पत्ति करता है, उसकी उपज होती है। तो देखिए, भारतवासियों के मन और मस्तिष्क में राष्ट्रीयता रूपी बीज को वपन करने का, बोने का कार्य भारतेंदु काल में हुआ है। क्योंकि जब तक के बीज बोया नहीं जाता वो अंकुरित नहीं होता, और जब तक वो अंकुरित नहीं होता वो पौधा नहीं बन सकता, और जब तक कि वो पौधा नहीं बनता उसको फूल नहीं आता, और जब तक कि उसे फूल नहीं आता वो फल भी नहीं दे सकता। एक फल को खाने के लिए पहले बीज को बोना बहुत ज़रूरी है। यानी 1947 में जो हमें आज़ादी मिली, जो स्वतंत्रता मिली, उसके लिए जो कार्य आरंभ हुआ वो भारतेंदु काल है। भारतेंदु काल में वो काम आरंभ हुआ है। तो इस काल के कवियों ने चुपके से भारतवासियों के भीतर राष्ट्रीयता का, राष्ट्र प्रेम का बीज वपन आरंभ कर दिया था। ये वो काल है जबकि देशवासियों को अपने देश के लिए सोचने पर बाध्य किया जा रहा था और देश की आज़ादी के प्रति ध्यान को दिलाने का प्रयास किया जा रहा था और देश की समस्याओं को समझाया जा रहा था। समाज की समस्याओं को और कमज़ोरियों को उठा कर बताया जा रहा था। उससे उन समाज के द्वारा चलाए गए जितने भी क्या कहते हैं प्रयास, उन प्रयासों को सफल देखना चाहते थे ये कवि, और इसके द्वारा जनता को पूर्ण रूप से जागरूक देखना चाहते थे। बीज वपन का महत्वपूर्ण कार्य किया। भारतेंदु की विजयंती, प्रेमघन की आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया संवत तथा राधा कृष्ण दास की भारत 12 मासा और विनय आदि कविताएं देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। ये जो काव्य गिनाए गए हैं, रचनाएं गिनाए गए हैं, कविताएं गिनाए गए हैं, इन कविताओं में देशभक्ति की भावनाओं की कोई कमी नहीं है। देशभक्ति की भावनाओं को वो कूट कर भरा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा, राधा कृष्ण दास और उसी प्रकार और भी बहुत सारे कवि लोग जो है उस समय भारत के जनमानस में देशभक्ति को भरने का प्रयास किया है। उन्होंने भारत के गौरवशाली अतीत का गान अपने काव्य में किया है। उदाहरण के लिए हमारो उत्तम भारत देश राधा चरण गोस्वामी जी द्वारा लिखित रचना है। उन्होंने उसका शीर्षक रखा, नामकरण किया हमारो उत्तम भारत देश, और धन्य भूमि भारत सब रत्ननी की उपजावनी प्रेमघन ने लिखा। बद्रीनारायण प्रेमघन ने ये जो है धन्य भूमि भारत सब रत्ननी की उपजावनी काव्य पंक्तियाँ, देखिए काव्य पंक्तियाँ, जिनके भय कंपित संसारा सब जग जिनको तेज पसारा, यूरोप अमेरिका ही सिहाही भारत भाग सरस को नाही। अब भारत की महिमा का गुणगान करते हुए और भारत की जो प्राचीन भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसका गुणगान करते हुए यहाँ पर राधा कृष्ण गोस्वामी जी ने पंक्तियाँ लिखी है कि जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी जो भारत की जननी है, भारत माता है, ये यहाँ पर रत्नों को उपजाने वाली है। यहाँ पर रत्न उपजते हैं, पैदा होते हैं। मीन्स यहाँ की जो कृषि क्षेत्र है वो तो बहुत आगे है, साथ ही साथ यहाँ पर जन्म लेने वाले बहुत सारे महापुरुष हैं। यहाँ जितने भी जन्म लिए हैं वो मानो एक एक रत्न जैसे है। और आगे ये बताया उन्होंने कि यहाँ
जिनके भय कंपित संसारा, और सब जग जिनको तेज हमारा। यूरोप अमेरिका यही सिहाई, भारत भाग सरस को नहीं। यानी उन्होंने बताया कि भारत जैसा कोई देश नहीं है। अब यूरोप अमेरिका में, अमेरिका होने दीजिए, यूरोप के कोई भी देश होने दीजिए, वो अपनी जगह कैसा भी होने दीजिए, लेकिन हमको हमारा भारत बहुत सरस और बहुत प्यारा है। इस प्रकार उन्होंने अपनी भारत की प्रशंसा की है। काव्य पंक्तियों में राष्ट्रीयता की भावना दर्शित होती है। भारत में ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के पश्चात रानी विक्टोरिया के प्रति राजभक्ति की भावना इन कवियों के काव्य में दर्शित होती है। पूरी अमी की कटोरियासी चिरजीवी रहो विक्टोरिया रानी। तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि इस काव्य में अंतर्द्वंद हमको दिखाई देता है। यानी अंग्रेज़ शासन के विरुद्ध भी आवाज़ दिखाई देती है बाद में, लेकिन आरंभ में जो है विक्टोरिया रानी की प्रशंसा में लिखा हुआ, देखिए ये वाक्य जिसमें विक्टोरिया रानी की चिरंजीव होने के लिए आशीर्वाद दिया गया है। तो ये अंग्रेज़ी शासन से भारतवासी आरंभ में पूर्ण रूप से परिचित नहीं थे और उनके शिष्टाचार के आरंभ में शिष्टाचार से प्रभावित जरूर हो रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ का जो मुख्य कारण था वो देश को लूटना, दमन करना, ये कारण था और विकास उनका मूल मकसद नहीं था। तो इनकी जो मानसिकता है, इसको धीरे धीरे भारतवासी बाद में समझे। बाद में जब भारतवासियों को बात समझ में आई कि ये देश का कभी भला नहीं कर सकते, देश का उद्धार नहीं कर सकते, देश का दमन और देश के लूटना यही इनका मूल मकसद है, तो भारतीय जनता में एक प्रकार की चेतना जागी और वो जो है अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ना आरंभ करें। तो ये आरंभिक काल की पंक्ति है जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये बात विक्टोरिया रानी के चिरंजीव होने की बात लिखी गई है। देश की दशा सुधारने की प्रार्थना निम्नलिखित पंक्तियों में निहित है। और देश की जब दशा जो थी उसको सुधारने के लिए प्रार्थना भी अपनी कविताओं से प्रस्तुत करते थे। लेकर राज कंपनी के करसौ निज हाथ, लेकर राज कंपनी के करसौ निज हाथन, किय सनात भोली भारत की प्रजा अनाथन। तो भारत की जो भोली जनता है वो सनातन और वो जो है अनाथ है और मीन्स बहुत गरीब है, बिलाचार है, बेबस है, इनकी उद्धार के लिए प्रयास किया जाए। इस तरह की प्रार्थना भी कंपनी के प्रति मीन्स वो अंग्रेज़ी शासन के प्रति हमको दिखाई देती है। इन कवियों की राष्ट्रीय भावना के दो रूप दृष्टिगोचर होते हैं, एक देश की तत्कालीन अवस्था का चित्रण और दूसरा अतीत का गौरवगान। दोनों प्रकार से यहाँ पर बातें हमको राष्ट्रीय प्रेम की दिखाई देती है। एक तो क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पुरानी जो राष्ट्रीयता है, अतीत का जो गौरव है, अतीत का जो गौरव है उसका गुणगान करना। अतीत का गौरव का गुणगान करना मीन्स देश के जो बीता हुआ समय है और उसमें देश की जो पुरानी संस्कृति और सभ्यता है उसका गुणगान करना, और साथ ही साथ वर्तमान स्थिति में देश किस समस्याओं से घिरा हुआ है और किन किन परेशानियों में मड़ा हुआ है, इन परेशानियों को, समस्याओं को उठा कर बताना, उसका समाधान पाने के लिए प्रयास करना भी ये देशभक्ति ही है और ये राष्ट्रीयता ही के दायरे में आती है बात। और ऐसा काम कवियों ने किया है। जब आरंभिक काल में आधुनिक काल के रीतिकाल से निकलकर जो है हम इधर आधुनिक काल की तरफ आए थे तो कवियों ने ये काम आरंभ कर दिया था। देश के समाज की जो परिस्थितियाँ थी उसको उठाकर बता रहे थे और आर्थिक जो कमजोरियाँ थी उसको उठाकर बता रहे थे, दुर्दशा को जो है पूर्ण रूप से व्यक्त कर रहे थे भारत की, ताकि उसका कोई समाधान हो सके, ताकि सरकार का, शासन का उस ओर ध्यान जाए और उसका निवारण करे जिससे देश का उद्धार हो। ये भावनाएं भी राष्ट्रीयता के अंतर्गत आती है।
और पुरानी संस्कृति और सभ्यता का गुणगान करना भी राष्ट्रीयता ही है। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों के अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्था, आर्थिक शोषण आदि के कारण देश की दुर्दशा के प्रति इन कवियों ने व्यंग के माध्यम से असंतोष प्रकट किया है। अंग्रेज़ों की शोषण नीति से धीरे धीरे भारतवासी नाराज़ होते गए और उनकी जो दमन नीति है उससे आगाह होते गए, सचेत होते गए, समझ भारतवासियों में होती गई और वो उनके उस दमन के विरुद्ध आवाज़ भी उठाने लगे और उनकी आर्थिक शोषण पर भी आवाज़ उठाने लगे। आर्थिक शोषण किसको कहते हैं? शासन, आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण कहते हैं भारतवासियों की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर देना और किसी को बढ़ने नहीं देना, टांग पकड़ के खींच देना, उसको कहते हैं आर्थिक शोषण। यानी किसी को भी आर्थिक रूप से मजबूत होने नहीं देना, इसको आर्थिक शोषण कहते हैं। तो ये देखिए, शासन जब वो अंग्रेज़ लोग कर रहे थे तो शासन के साथ साथ आर्थिक शोषण भी कर रहे थे। तो इसके विरुद्ध भारतवासियों में ये आवाज़ जो है हमको दिखाई देती है, भीतर भीतर सब रस चूसे। देखिए, कभी कहते हैं कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे, और जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। अपने सखी से पूछ रहे हैं कवि, एक नायिका से पूछ रहे हैं, समझिए एक सखी से पूछ रहे हैं कि ये अंग्रेज़ जो है भीतर ही भीतर सब रस चूसे, अंदर ही अंदर से हमारा पूरा का पूरा खोखला बना रहे हैं, भारत को अंदर ही अंदर सब चूस रहे हैं, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, और हंस हंस कर ही हमारा पूरा खेल हंसी मजाक बना रहे हैं। यानी किस तरह से हमको लूट रहे हैं हमको बाद में पता चलता है कि हंसते हंसते ही ये हमको सब कुछ लूट रहे हैं हमसे। जाहिर बातन में अति तेज और बाहर से देखने में तो बड़े अच्छे दिखाई देते हैं, बड़े प्यारे दिखाई देते हैं, लेकिन सखी ये साजन नहीं अंग्रेज़, ये असाजन क्यों नहीं है तेरे, मीन्स किसी से प्रेम क्यों नहीं करते, किसी लड़की से प्रेम क्यों नहीं करते, किसी भारतीय नारी से प्रेम क्यों नहीं करते और भारतीय नारी से विवाह क्यों नहीं करते। इस प्रकार की जो यानी प्रेम के विषय में जो है ये लोग कई को फेल हो रहे हैं, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर उठाया गया है। सब तो करते हैं, हंसते हैं और अच्छी बात भी करते हैं, बाहर से अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर से हमारे देश को पूरा खोखला बनाते जा रहे हैं, आर्थिक रूप से हमको कमज़ोर करते जा रहे हैं। हमसे प्रेम करने का नाटक करते हैं लेकिन किसी के वो प्रियतम बन नहीं पाए हैं और कोई भारतवासी उनके लिए मर मिटने तैयार नहीं है, ना उनके लिए विरह में तड़प रहा है, ना उनको देखे बिना रह सकता है। ऐसा प्रेम तो उन्होंने किसी से नहीं किया है। ऐसी भावनाओं को दर्शाने वाली ये पंक्तियाँ एक जागरूकता को जगा रही है, एक जागरूकता को फैला रही है। अब उसके बाद देखिए, विदेशी वस्तुओं के व्यवहार पर भी क्षोभ व्यक्त करते हैं कवि लोग। विदेशी वस्तुओं का जब ज़्यादा विस्तार से प्रयोग होने लगा था तो कवि लोग अपनी नाराज़गी को स्पष्ट किए हैं। मार्किन मलमल बिना चलत कछु नाही काम। अब देखिए, उनकी राजसी ठाट बाट में उनको तो अच्छे अच्छे वस्त्र चाहिए ना, मलमल मार्किन ऐसे वस्त्रों का प्रयोग हो रहा था। तो इसको याद दिलाते हुए कवि कहते हैं कि परदेसी जुलाहन के मानहू भये गुलाम। अब उनको देखकर भारतवासी भी, कुछ जो सामंती लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, वो लोग भी उसी प्रकार के मार्किन और मलमल के कपड़ों का ही इस्तेमाल करने लगे। तो अब यहाँ बात ये स्पष्ट होती है कि ये लोग विदेशी जुलाहन से प्यार करते हैं और विदेशी जुलाहन के कपड़ों को ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। स्वदेशी जुलाहन के प्रति इनका कोई प्रेम नहीं है, ये बात बताना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि विदेशी वस्तुओं को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो स्वदेशी कहाँ पर जाएंगे। अब ये स्वदेशी का इस्तेमाल कौन करेगा। अब क्रेज़ जब उनका बढ़ जाएगा तो एक कोई बड़ा आदमी वो चीज़ को इस्तेमाल करेगा विदेश की, तो सारे लोग उसी को इस्तेमाल करेंगे ना। और इसीलिए हम देखते हैं आजकल एडवर्टाइजमेंट देते वक्त टीवी पर जो है बड़े बड़े लोगों के द्वारा वो चीज़ों को इस्तेमाल कर बताया जाता है ताकि लोग उसको देखकर उसका अनुकरण करें
उसको फॉलो हो, ताकि उनका धंधा अच्छा चले। तो बड़े लोग जिस चीज़ को अपनाते हैं, मध्य वर्ग के लोग भी उसी के प्रति भागते हैं। इसको दिखावा कहते हैं, देखा देखी कहते हैं। तो बड़े लोगों के अनुरूप अपने जीवन को बताने का प्रयास ये मध्य वर्ग करता है। मध्य वर्ग की ये मानसिकता है कि हमेशा वो दिखावे के पीछे पड़ा रहता है। मध्य वर्ग की ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि दिखावे से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। उच्च वर्ग के प्रति उसके निगाहें गड़ी हुई होती है। जो जो काम वो करता है उच्च वर्ग, उन तमाम कामों को अपने जीवन में बताने का प्रयास ये मध्य वर्ग करता है। अब निम्न वर्ग तो बात मत कीजिए, वो तो बहुत गरीब लोग हैं और उनके लिए तो ये दिखावा भी जो है ना बड़ी मुश्किल की बात है। वो मेहनत करना खाना उनका काम होता है। तो मध्य वर्ग में दिखावा, तो ऐसे दिखावे के संदर्भ में ये जो लोग अंग्रेज़ लोग बाहर के वस्त्रों का इस्तेमाल, मलमल का और मार्किन का इस्तेमाल करेंगे, तो देश के उच्च वर्ग के लोग भी और उसको इस्तेमाल करेंगे और उसको देखकर मध्य वर्ग उसके पीछे पड़ जाएगा। तो देश की जो वस्त्र, देश के जो बने हुए वस्त्र है उसको कौन खरीदेगा? फिर देश की जुलाहन बहुत परेशानी में गिर जाएगी। ये स्थिति को भी कवि लोगों ने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। और टैक्स को लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है कि जब टैक्स को बढ़ा दिया था अंग्रेज़ी सरकार ने, तो उस टैक्स के विरुद्ध उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से आवाज़ उठाई थी। विरुद्ध ही आवाज़ उठाई थी, लेकिन उठाने का ढंग अलग था। सबसे ऊपर टिक्कस की आफत आई, सबसे ऊपर टिक्कस की आफत आई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। ये देखिए भारत दुर्दशा नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। उन्होंने यहाँ पर ये भारत दुर्दशा को लेकर पंक्तियाँ प्रस्तुत की है। कविता की पंक्तियाँ देखिए। टिक्कस की आफत आई, टिक्कस यानी टैक्स की आफत, सबसे ऊपर टैक्स की आफत आई, यानी अंग्रेज़ सरकार ने जो टैक्स लगाया है भारतवासियों के लिए वो बहुत भारी और बहुत वजनदार हो गया है और बहुत भारतवासी उसको बांधने में बड़ी परेशानी में है। तो वो उसको दर्शा रहे हैं उस विषय को कि अब जो दशा है वो बहुत ख़राब दशा है। ये सबसे बड़ी आफत इस वक्त आई कि वो टिक्कस की आफत आई। अब आज के दौर में जो सबसे बड़ी आफत है वो कोविड-19 है, समस्या, राष्ट्रीय समस्या कोविड-19 है। तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र उस समय की जो राष्ट्रीय समस्या थी वो टैक्स की थी, उसको उन्होंने बताया यहाँ पर कि सबसे बड़ी आफत अब आई तो ये टैक्स की आफत आई। हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। और भारत की दुर्दशा को हम नहीं देख सकते हैं। इतनी परेशानी में इतनी दुर्दशा को झेल रहा है भारत और भारतवासी इतना परेशान है। टैक्स को लेकर, टैक्स भरने के पास उसके पास पैसा, टैक्स भरने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। इन कवियों ने विदेशी भाषा का भी विरोध किया है। विदेशी भाषा को लेकर भी उन्होंने विरोध के बातों को स्पष्ट किया है। सब गुरुजन को बुरो बतावे, सब गुरुजन को बुरो बतावे, अपनी खिचड़ी आप पकावे। देखिए ये कौन अंग्रेज़ों के प्रति